Hello students, I am Gopal Soni. You are watching my YouTube channel Asha Coaching Classes with Gopal Soni. Today I am going to tell you the full Hindi explanation of the lesson A Girl with a Basket. The first chapter of prose part of class 12th, which is written by William C. Douglas. It is the second part of this lesson. The first part has been uploaded. That link has been given in description box. तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड पार्ट है अ गर्ल विथ अ बास्केट का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी है गर्ल विथ ए बास्केट के फर्स्ट पार्ट की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, लिंक ओपन करके आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट में जितना बताया था उसके आगे मैं बताने वाला हूँ इस पार्ट के बारे में। मैं बता दूँ फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे लेखक हैं विलियम सी डगलस जी हैं, वो एक स्टेशन पर उतरे हुए हैं जहां पर एक बच्चों का समूह उनको चारों तरफ से घेर लिया है और वो बच्चे टोकरियां बेच रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि वो कौन से बच्चे हैं, वो टोकरियां क्यों बेच रहे हैं और विलियम सी डगलस का इन बच्चों के ऊपर क्या उनकी भावनाएं रहती हैं और इन बच्चों का विलियम सी डगलस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम आगे के पार्ट में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे अनमिस्टेकबली देयर डिजायर तक मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इस सेकंड वीडियो में। तो इसमें देखिए लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। दीज अर्थात ये, वर अर्थात थे, रिफ्यूजी अर्थात शरणार्थी और चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। ये शरणार्थी बच्चे थे। कौन से बच्चे? जो विलियम सी डगलस के पास आए हुए थे, अपने सामानों को बेच रहे थे, उन्हीं बच्चों की बात हो रही है। तो ये कौन से बच्चे थे? ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन अर्थात शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan were decreed. When partition अर्थात जब विभाजन, between India and Pakistan अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जब विभाजन were decreed अर्थात घोषित हो गया था, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड का मतलब होता है लाखों, पीपुल अर्थात लोग, लाखों लोग पुल्ड अप अर्थात छोड़ दिए थे, देयर रूट्स अर्थात अपने रास्तों को छोड़ दिए थे, अपने कामों को छोड़ दिए थे, एंड चेंज दियर रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, एंड चेंज अर्थात बदल लिए थे, दियर रेजिडेंस अर्थात अपने निवास स्थान को बदल लिए थे। 9 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख, तो 9 मिलियन अर्थात 90 लाख पीपुल अर्थात लोग, लेफ्ट अर्थात छोड़ दिए, पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड कम टू इंडिया, एंड कम अर्थात और आगे, टू इंडिया अर्थात भारत, और भारत आगे। किस कारण आ गए थे? वो क्या कारण था, क्यों आए थे वो? ड्राइवन बाई द फियर अर्थात डर के कारण। किसके डर के कारण? आप रिलीजियस फैंटिज्म अर्थात धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरता के भय के कारण, धार्मिक कट्टरता के डर के कारण वो भारत आ गए। देवर पुअर, वे गरीब थे, पीपुल अर्थात लोग, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट भी, जब वे रवाना हुए थे अर्थात जब वे शुरू किए थे, वो जब चलना वहाँ से स्टार्ट किए थे, तो वे कैसे थे? वे गरीब थे। देवर पुअरर अर्थात वे और गरीब हो गए। एज द बिगन, जब उन्होंने शुरू किया, देर लॉन्ग ट्रिक अर्थात अपनी ये लंबी यात्रा, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे तो उनकी बात हो रही, जब उन्होंने अपनी ये लंबी यात्रा शुरू किया तो वे और भी गरीब हो गए। फार, क्योंकि आल दे कुड, वे सभी कुड कैरी अर्थात ला सके थे, अ बिट ऑफ फूड अर्थात थोड़ा सा ही भोजन ला सके थे, थोड़ा सा खाना ही ला सके थे, एंड अ फ्यू लग्जरी अर्थात और कुछ वस्तुएं ला सके थे। सुन, जल्द ही, देवर आउट ऑफ फूड अर्थात उनके पास भोजन समाप्त हो गया। देवर अर्थात वे हो गया, आउट ऑफ फूड अर्थात फूड से वंचित अर्थात भोजन से वंचित हो गया, अर्थात उनके पास फूड नहीं रह गया, खाना नहीं रह गया। अ फ्यू डेज आफ्टर अर्थात कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड उन्हें शुरू किया, और दे विगन टू फॉल अर्थात वे गिरना प्रारंभ कर दी, अर्थात वो गिरने लगे। बाय द वे साइड अर्थात रास्ते में ही गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर अर्थात भूख की कमजोरी के कारण, वीकनेस का मतलब कमजोरी और हंगर का मतलब भूख, भूख की कमजोरी से वे रास्ते में ही गिरने लगे। एंड डाइड और मरने लगे। वेयर दे फॉल, जहाँ वे गिरते थे, जहाँ भी वे गिरते थे वो मरने लगे वहीं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, द चिल्ड्रन अर्थात वे बच्चे जो सेलिंग बास्केट, जो टोकरियाँ बेच रहे थे, ये टोकरियाँ बेचते हुए जो बच्चे थे, वर सन एंड डॉटर्स अर्थात ये लड़के और लड़कियाँ थे, किसके? ऑफ दीज रिफ्यूजी अर्थात इन शरणार्थियों के। टोकरियाँ बेचते हुए बच्चे जो थे वो इन्हीं शरणार्थियों के
पुत्र और पुत्रियां थी, दे आर देयर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव अर्थात अथवा सगे संबंधी, हैड गैदर्ड अर्थात इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे, इन द सिटी अर्थात शहर में, और सेटिंग अप स्टॉल, सेटिंग अप अर्थात लगाए हुए थे, स्टॉल अर्थात छोटे छोटे स्टॉल, जैसे जिस पे सामान वान बेचा जा सके, छोटा सा स्टॉल लगा कर बेच रहे थे। और मैन्युफैक्चरिंग, और वे क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है और वे बना रहे थे सिंपल आर्टिकल अर्थात साधारण चीज़ों को, और ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, और जीविका जीने का प्रयास कर रहे थे, जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे थे, इन मार्केट अर्थात उस मार्केट में जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से ओवर क्राउडेड था, जो पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, शेड का मतलब होता है छप्पर या तंबू कह सकते हैं जिसको, तो दे लिव्ड अर्थात वे रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास अर्थात कपड़े और घास के छप्पर में रहते थे, डेट लाइन अर्थात जिसकी कतार लगी थी, द स्ट्रीट अर्थात गली में, अर्थात जो गलियों में कतारबद्ध थी। डिफिजेंट अर्थात जो कृषक थे, अमंग दीज रिफ्यूजीज अर्थात इन शरणार्थियों के बीच में जो कृषक थे, जो किसान लोग थे, हैड बीन कस्टम टू लिटिल अर्थात वे थोड़े में ही अभ्यस्त कर लिए थे, ऑल देयर लिव्स अर्थात अपनी जीविका को, सभी अपनी जीविका को थोड़े में ही एकस्टम अर्थात अभ्यस्त कर लिए थे, फॉर क्योंकि द एनुअल इनकम अर्थात जो वार्षिक आय थी, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषक परिवार की, एक कृषक परिवार की जो वार्षिक आय थी, वो डज नॉट अर्थात वो नहीं होती थी, एक्सीड अर्थात अधिक होती थी, ऑन द एवरेज का मतलब होता है औसत, औसतन वो अधिक नहीं होती थी, $100 अर्थात $100 से अधिक नहीं होती थी, ईयर का मतलब एक वर्ष में, एक वर्ष में एक कृषक परिवार की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, द एवरेज अर्थात औसतन जो अनस्किल्ड लेबर अर्थात जो अकुशल मजदूर थे, वो मेक्स 30 सेंट अर्थात वो 30 सेंट ही कमा पाते थे, 30 सेंट ही बना पाते थे आर डे का मतलब एक दिन में, और अथवा लेस देन $2 अथवा $2 से भी कम बना पाते थे, कम कमा पाते थे, अभी का मतलब एक सप्ताह में, और प्रति सप्ताह वो $2 से भी कम कमा सकते थे, कमा पाते थे। देयर इज वन मील अर्थात एक ही भोजन होता था, अ डे का मतलब एक दिन में एक बार ही भोजन होता था, उस भोजन में क्या होता था बच्चों, लिख रहे हैं एन ओनियन अर्थात एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल अर्थात एक कटोरा दाल, विथ मिल्क अर्थात दूध के साथ, और क्या लिख रहे हैं, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, परहैप्स शायद होता था क्या, अ बिट अर्थात एक टुकड़ा होता था, आप गोट चीज अर्थात बकरी के दूध का पनीर, चीज मतलब होता पनीर, बकरी के दूध का एक टुकड़ा पनीर भी शायद होता था। और क्या क्या नहीं था उनके पास बच्चों, नो टी अर्थात कोई कॉफ़ी नहीं, कोई टी नो टी अर्थात कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट कोई वसा वाली चीज़ें नहीं, नो स्वीट ना तो कोई मिठाई, और नो मीट और ना ही कोई मांस। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, एक साल में $100 इज नॉट ये नहीं था क्या, $2 अर्थात $2 भी नहीं था, अ वीक का मतलब एक सप्ताह में, एक साल में $100 ये एक सप्ताह में $2 भी नहीं था, अर्थात अभी हम कैलकुलेशन करें कि अगर हम $100 कमाए हुए हैं और पूरे साल के पूरे सप्ताह में कन्वर्ट करें तो एक सप्ताह में $2 भी नहीं आता है, अगर 100 हम कमाते हैं तो समझिए एक सप्ताह में $2 भी हम नहीं कमा रहे हैं। एट इवन लेकिन फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, वो जो स्मॉल अर्थात जो छोटी सी राशि थी, उस छोटी सी राशि को इज हार्ड टू अर्न अर्थात ये कठिन था, टू अर्न का मतलब कमाना, उस छोटी सी राशि को भी कमाना कठिन था, बाई सेलिंग बास्केट अर्थात टोकरियों को बेच करके वो राशि, छोटी सी राशि कमाना कठिन था। टू पीपल अर्थात उन लोगों को बेच करके, किन्हें, जो टू पुअर जो बहुत गरीब हैं, टू बाई देम अर्थात उनको खरीदने में, जो उनको खरीदने में बहुत गरीब है, जैसे गरीबों की बस्ती है, जैसे जहाँ पे रिफ्यूजी आते तो वहाँ सारे रिफ्यूजी ही थे, अब वो रिफ्यूजी को ही टोकरी कैसे बेच सकेंगे, अर्थात वो उनके पास तो खुद ही पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो कैसे बेचेंगे, तो इस तरह से कठिन था कि टोकरियाँ बेच करके वहाँ पे $100 कमा लेना उन शरणार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम था। तो ये आगे लिख रहे हैं कि डैट नो डाउट्स इज द रीजन, और इस कारण का कोई संदेह नहीं था कि दीज चिल्ड्रन अर्थात जो ये बच्चे थे, वो चिल्ड्रन जो थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो डिसेंडेड ऑन मी अर्थात मेरे तरफ, मेरे को घेर लिए थे, मुझे घेर लिए थे, डिसेंड अर्थात मेरे तरफ चारों तरफ घेर लिए थे, लाइक लोकेट अर्थात एक टिड्डियों की तरह वो मुझे चारों तरफ से घेर लिए थे।
आई एन अमेरिकन, आई एन अमेरिकन अर्थात मैं एक अमेरिकन। देखिए बच्चों, आई एन अमेरिकन अर्थात मैं जो अमेरिकन था, वॉज डाउटर अर्थात वो निस्संदेह था क्या, द मोस्ट प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है आशाजनक, मैं बहुत ही आशाजनक व्यक्ति था, दे हैड सीन जिन्होंने उन्हें, जिसे वे लोग देखे थे। अर्थात तो वो बाहरी था, तो बच्चे सोच रहे थे कि ये हमारे सामानों को अवश्य खरीदेगा, इसलिए ये जो लेखक थे ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आशाजनक थे। आगे लिख रहे हैं कि आई बाट वन टेनी बास्केट। अब लेखक ने क्या क्या खरीदा उन बच्चों से, वही लिख रहे हैं कि आई बाट अर्थात मैंने खरीदा वन टेनी बास्केट अर्थात एक छोटा सा बास्केट, एक छोटी सी टोकरी खरीदी, फॉर अ फ्यू आना अर्थात कुछ आनों में, एनादर फ्रूट बास्केट दूसरी फल वाली टोकरी खरीदी, फॉर अ बिट मोर अर्थात कुछ अधिक आनों में, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट अर्थात एक सुंदर वेस्ट पेपर अर्थात रद्दी कागजों के लिए टोकरी खरीदी, फॉर रुपये अर्थात ₹1 में, और अ लवली स्विंग बास्केट और सिलाई संबंधित सामानों को रखने के लिए मैंने एक बास्केट खरीदा, एक टोकरी खरीदा, ₹12 अर्थात ₹1 में, अ फ्यू फैंस अर्थात कुछ फैन, फैन का मतलब क्या होता है बच्चों, पंखा, कुछ पंखा खरीदा, फॉर एन आना और टू एक या दो आने में, अ पीस अर्थात प्रति पीस, प्रति पीस के हिसाब से मैंने एक या दो आने में कुछ पंखे भी खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड अर्थात जो मेरी भुजाएं थी, वर फिल्ड अर्थात वो भर गई थी, एंड आई हैड स्पेंड नॉट और मैंने खर्च भी नहीं किया था, 50 सेंट अर्थात मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था कि मेरी जो बाहें थी वो भर गई थी। द चिल्ड्रन पास्ड इन जो बच्चे गुजर रहे थे, वो साउटिंग दियर फेयर्स अर्थात अपने सामानों के बारे में चिल्लाते हुए बच्चे गुजर रहे थे। आई वाज अ प्रिजनर अर्थात मैं कैदी था, कंप्लीटली का मतलब होता पूर्णतया, मैं पूरी तरह से कैदी था, सराउंडिंग का मतलब घिरा हुआ, मैं घिरा हुआ पूरी तरह से एक कैदी ही था, अनेबल टू मूव अर्थात और असमर्थ था, मूव अर्थात हिलने डुलने में, और हिलने डुलने में भी मैं असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट, द मोस्ट अर्थात सबसे अधिक, डिलीजेंट अर्थात परिश्रमी, एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, और वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, एक सबसे अधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता जो थी। आगे देखते हैं, वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट्स इन फ्रंट ऑफ मी अर्थात सबसे अधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता के रूप में, अ ब्यूटीफुल गर्ल अर्थात एक सुंदर लड़की, ऑफ 9 राइट अर्थात 9 वर्ष की एक छोटी लड़की, इन फ्रंट ऑफ मी अर्थात मेरे सामने ही थी। आगे लिख रहे हैं कि सी हैड अ लवली बास्केट, सी हैड उसके पास थी, अ लवली बास्केट अर्थात एक सुंदर टोकरी थी, विथ हैंडल अर्थात हैंडल वाली एक सुंदर टोकरी थी, एंड सी वांटेड अ रुपी और वो चाहती थी, अ रुपी एंड हाफ ₹1.50 अर्थात ₹1.50 चाहती थी, फॉर इट का मतलब इसके लिए, आर अबाउट अथवा लगभग 30 सेंट अथवा वो 30 सेंट चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर अर्थात वो बहुत ही अर्नेस्ट प्रीडर का मतलब होता है कमाने वाली, और प्लीडर का मतलब होता है बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही अनुनय विनय करने वाली, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा अनुनय विनय करने वाली विक्रेता थी। देयर वर टीयर्स अर्थात आंसू थे, इन हर आइज अर्थात उसकी आंखों में, उसकी आंखों में आंसू थे, और सी प्लेडेड का मतलब होता है याचना करना अर्थात वो याचना कर रही थी, एंड बेग्ड अर्थात निवेदन कर रही थी, इन टोन्स अर्थात ऐसे आवाज में निवेदन कर रही थी, डेट वुड रिंग एनी हार्ट जो कि किसी भी हृदय को पिघला सकते हैं। रिंग का मतलब होता है पिघलाना, एनी हार्ट का मतलब कोई भी हृदय, जो कि जिससे कि कोई भी हृदय पिघल सकता था। आगे लिख रहे हैं, माई आर्म्स वर फुल ऑफ अर्थात जो मेरी भुजाएं थी वो वर फुल ऑफ अर्थात वो भरी हुई थी। आई हैड नो रूम मेरे पास स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड और ना तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही थी। फॉर अनदर बास्केट अर्थात किसी दूसरे टोकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट अर्थात अपनी टोकरियों को संतुलित करते हुए, बैलेंस करते हुए, एंड फैंस और पंखों को, अपने पंखों और टोकरियों को बैलेंस करते हुए, और माई लेफ्ट आर्म अर्थात अपने लेफ्ट आर्म, लेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, राइट लेफ्ट जानते हो आप लोग ना, अर्थात अपने लेफ्ट आर्म में इसको, लेफ्ट मतलब बाएं अर्थात बाएं भुजाओं में इसको बैलेंस करते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट, आई रीच्ड अर्थात मैंने डाला, इनटू माय राइट कोट अर्थात अपने कोट के राइट पॉकेट अर्थात दाहिने
मैं अपने दाहिने कोट के जेब में हाथ डाला एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और कुछ चेंज मैंने एक मुट्ठी भर चेंज निकाला। परहैप शायद 15 सेंट, अर्थात परहैप शायद 15 सेंट अर्थात 15 अर्थात 15 सेंट रहे होंगे, इन ऑल अर्थात पूरे पूरे 15 सेंट रहे होंगे। हुईच आई डिस्प्यूट, जिसे मैंने डाल दिया इन द बास्केट अर्थात उस टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हैड, अर्थात जिसे कि वो यंग गर्ल अर्थात जो छोटी लड़की थी वो हेल्ड अर्थात पकड़े हुई थी, इम्प्रोगली अर्थात प्रार्थना पूर्वक पकड़े हुई थी, बिफोर मी अर्थात मेरे सामने। आई ट्राइड अर्थात मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन अर्थात बताने का, डेट की आई कुड नॉट बाई द बास्केट कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेसफुली लेकिन अनुग्रह के कारण, एज अ सबस्टेंड अर्थात विकल्प स्वरूप मैंने अनुग्रह के कारण इसे दिया है। आई रियलाइज अर्थात मुझे एहसास हुआ, का मतलब तुरंत, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि व्हाट ऑफेंस आई हैव गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 अर्थात ये 9 वर्ष की जो बच्ची थी वो ड्रेस्ड इन रेज अर्थात जो चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन अर्थात जो कि भुखमरी की कगार पर थी, रेज्ड हर थिन उसने अपनी ठुड्डी को उठाया और रीज इनटू द बास्केट, और बास्केट अर्थात टोकरी में डाला, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस अर्थात पूरे प्राइड अर्थात गौरव के साथ, एंड ग्रेसियसनेस और शालीनता के साथ, अ लेडी अर्थात एक महिला के पूरे गौरव और शालीनता के साथ उसने हैंडेड का मतलब होता है पकड़ा दिया, द मनी बैक अर्थात मुझे पैसे वापस कर दिए, तुम्हें का मतलब मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए उसने। देयर वॉज ओनली वन थिंग केवल एक ही चीज़ थी, दैट आई कुड डू जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट मैंने टोकरी खरीद लिया। सी विप्ड हर आज उसने अपने आँखों को पोछा था, उसने अपने आंसुओं को पोछा, स्माइल अर्थात मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के नीचे से चली गई। कहाँ चली गई? हेडेड फॉर सम ग्रास हट अर्थात कुछ घास की झोपड़ी की ओर वो चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट और वो सोच क्या रही थी कि दैट वुड हैव उसके पास है एटलीस्ट अर्थात कम से कम 30 सेंट्स अर्थात 30 सेंट है, दैट नाइट अर्थात उस रात। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर। आई टोल्ड अर्थात मैंने बताया, दिस स्टोरी का मतलब होता है इस कहानी को, टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मैंने ये कहानी बताई। आई टोल्ड हिम मैंने उन्हें बताया, इट का मतलब इससे इट वाज वन रीजन मैंने उन्हें बताया कि इट वाज वन रीजन यही एक कारण था कि आई हैड फॉलन अर्थात मैं पड़ गया इन लव अर्थात प्रेम में, विथ इंडिया अर्थात भारत के, अर्थात मैं भारत के प्रेम में पड़ गया अर्थात मैं भारत से प्रेम करने लगा। उन्होंने उनसे बताया, आई टोल्ड हिम अर्थात मैंने उनसे बताया कि यही एक कारण था कि मैं भारत से प्रेम करने लगा था। द पीपुल अर्थात वे लोग, आई सा इन इंडिया जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज वे लोग जो गांव में रहते थे, एज वेल एज तथा दोज वे लोग जो इन हाई ऑफिस जो कि उच्च दफ्तरों में रहते थे, हैव बोथ प्राइड उन दोनों के पास प्राइड का मतलब गर्व था, एंड लिवली सेंस और एक जीवंत भावना थी किसकी? आप डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब क्या होता है? शालीनता की भावना थी, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव अ पैसेंस उनके पास एक तीव्र इच्छा भी थी। स्ट्रांग डिजायर पैशन का मतलब होता है स्ट्रांग डिजायर, उनके पास एक तीव्र इच्छा भी थी फॉर इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता की, उनमें स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा भी थी। द ब्यूटीफुल चाइल्ड अर्थात वो सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्कॉलर एंड प्रॉपर्टी जो कि पैदा हुई थी, स्कॉलर अर्थात गंदे स्थानों पे, एंड प्रॉपर्टी और गरीबी में जो पैदा हुई थी, और अनएजुकेटेड और अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर अर्थात व्याकरण में भी, एंड मैनर्स का मतलब तौर तरीके, जो कि व्याकरण और तौर तरीके दोनों में अशिक्षित थी, अनएजुकेट थी। हैड गिवन मी अर्थात वो मुझे दे गई, अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सॉइल ग्लिम्स अर्थात एक झलक दे गई मुझे, ऑफ द वार्म सॉइल ऑफ इंडिया भारत के एक भावनात्मक आत्मा की मुझे एक झलक दे गई। वो जो बच्ची जो कि गरीबी और गंदे स्थान पर पैदा हुई थी और व्याकरण और तौर तरीके दोनों में वो अशिक्षित थी, वो मुझे भारत के एक भावनात्मक आत्मा की एक झलक दे गई।
तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर की एंडिंग होती है। ये लास्ट पैराग्राफ था जो मैंने आपको पढ़ाया। तो आपने देखा किस तरह से विलियम सी डगलस जी ने भारत के इस छोटी सी बच्ची अर्थात 9 साल की बच्ची से किस तरह से वो इम्प्रेस हुए और भारत से वो प्रेम करने लगे। उन सारी चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने, जो वो भारत आए थे विजिट के दौरान उन्होंने जो भी कुछ देखा उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इस पाठ में लिखा था। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आप पढ़ें तो अन्य बच्चे भी इसको पढ़ सके बहुत अच्छे से। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया। आई होप ये चीज़ें आपको, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।